यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स लाए और उसको प्रूव करो बोलने की आप लोगों को इख्तियारात नहीं है। लिहाजा एडवोकेट्स तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आप लोगों को वहाँ से डिमांड करते हैं। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के आशिकों का अड्डा बनाए जाने वाले मशहूर इंदिरा पार्क की इंतज़ामिया ने अभी वहां के 1 एकड़ रकबे पर एक्यूप्रेशर तरीक़े इलाज की एक पंचतत्व वॉक का एहतमाम करने की खबर दी है, जो कि 5 अवामिल पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि ज़मीन, पानी, आग, हवा और खला। ये वॉक कई तरीक़ों पर मबनी रहेगी जिन पर अमल पैरा होकर शहर के बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स अपने कोरोना मश्क बीमारियों से नजात हासिल कर सकेंगे। तेलंगाना के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज ज़िले निज़ामाबाद के दौरे में बोरगम के BR कन्वेंशन हॉल में एहतमाम की गई पंचायत राज शामिल का इफ्तिताह किया और लोगों को मुखातिब करते हुए बतलाया कि देही तरक्यात तभी मुमकिन है जब सारे लोग साफ सफाई और हरे भरे माहौल की जानिब क़तई तवज्जो दें। इन्होंने बतलाया कि CM KCR की लीडरशिप में अभी सारे इलाकों में नए पंचायत राज सिस्टम के तहत इंतखाबात करवाए गए ताकि सभी देही इलाकों की तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट परिषद चेयरमैन विट्ठल राव, पंचायत राज सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी, फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील और दीगर कई आला अहदेदारों की मौजूदगी में एक बड़े से LED स्क्रीन के जरिए हुकूमत की तहरीकात को मुतारफ करवाया गया। रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में मुनक़िद किए गए पंचायत राज सम्मेलन में आज आवाम के लिए कई फलाही इक़दामात के तबादले ख्याल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर्स और TRS पार्टी लीडर्स के दरमियान में ज़बरदस्त लफ्जी जंग का नज़ारा भी आवाम ने देखा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका हुडा चेयरमैन M कोदंडा रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में मुल्क में कांग्रेस की जानिब से 2016 में लागू किए गए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट की जानिब से आंखें बंद कर लेने का TRS हुकूमत पर ज़बरदस्त इल्ज़ाम लगाया और बतलाया कि ये एक्ट आवाम को बिल्डर्स की जानिब से फराहम की जाने वाली मजबूत तामीरात की निगरानी के लिए बनाया गया था और रियासती वज़ीर मौड KTR अंधाधुन रियासती बिल्डर्स को तामीरात मुहैया करवाते चले जा रहे हैं और इन्हें आवाम का क़तई ख्याल नहीं है कि आगे क्या क्या मुमकिन हो सकता है। लिहाजा इन्होंने मुतालिका एक्ट को तेलंगाना में सख्ती से लागू करने पर दबाव डाला। देखिए, देश में आज सरकारी तरफ से कोई एजेंसी नहीं है मकान बनाने का। पहले आंध्र प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड वो काम करती थी, लेआउट करना, घर बनाना, जिन लोगों को बेघर है वो लोगों को अलॉटमेंट करना, इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना, ये सहूलत थी। लेकिन आज देश भर में क्या हो गया, पूरा रियल एस्टेट बिल्डर से काम कर रहे हैं, प्राइवेट वाले। इसमें सारे देश में लूट ही कर ले रहे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए
सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कानून आया, वो कानून का नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। वो 2016 में पार्लियामेंट में पास हुआ। पास होने के बाद आज तक ये फुल फ्लेड्ज पूरा अथॉरिटी कायम नहीं हुआ। इसके वजह से जो लोग बेचारे मिडिल क्लास पीपल, गरीब लोग, नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, जिन लोगों को मकानात नहीं है, खर्चा करके ये बिल्डर्स के पास मकान खरीदने के बाद कई मसाइलों को फेस कर रहे हैं। इसको दूर करने के लिए एक अथॉरिटी बनाया, लेकिन आज ये सरकार क्या कर रही है, बार बार बिल्डर्स को बुला के बात करती है। मैं आज तक देखा कि जो 4-5 बार बिल्डर्स का मीटिंग हुआ, लेकिन कंज्यूमर का आज तक जो है, जिन लोगों ने वो लोगों के पास खरीदी करके बहुत सारे लोग मुश्किलात उठा रहे हैं, उनको कभी बुला के बात नहीं करी। तो मेरा ये गुजारिश नहीं बल्कि मेरा ये डिमांड है सरकार से, आप तुरंत यहाँ फुल फ्लेड्ज रिटायर्ड जज के साथ जैसा पार्लियामेंट में एक्ट हुआ उसके तहत अथॉरिटी कायम करो, और वहाँ लाखों लोग हैदराबाद शहर में, हैदराबाद शहर के अतराफ लाखों लोग प्रॉपर्टी खरीदी किए हैं, मकाना खरीदी किए हैं। वो लोगों के मुश्किलात वो तमाम दूर करने के लिए इमीडिएट अथॉरिटी कायम करने के लिए मैं डिमांड करता हूँ। मैं ये भी बोलता हूँ कि आप ये सरकार बिल्डरों के तरफदारी कर रही है, कंज्यूमर के तरफदारी नहीं कर रही है, कंज्यूमर के तरफ नहीं देख रही है। ये बिल्कुल लोगों में ये बात है, सरकार क्यों नहीं खामोश बैठी हुई है। इससे ये मालूम होता है कि आप बिल्डर के तहत है लेकिन कंज्यूमर के तहत नहीं है। तो मेरा आखिरी में बार बार जो है KTR साहब ने दावोस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, यहाँ हैदराबाद में भी चल रहा है 2 दिन से, बड़े बड़े मीटिंगों में एड्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ के मसाइल उन्हीं के जिम्मेवारी है, उनके डिपार्टमेंट का है ये जिम्मेदारी। आप तुरंत जो है यहाँ घर में पहले जीतो, बाद में बाहर बात करो। घर का मसाइल को बाजू रख के, घर के लोगों को दबा के बिल्डर को सपोर्ट करना ये उचित नहीं है।
तेलंगाना कांग्रेस के हरकियाती सीनियर लीडर और साबिका एमपी वी हनुमंत राव ने आज एक इजलास में सीएम केसीआर के जानिब से मशहूर ज़माना महात्मा ज्योतिराव फूले की जानिब झुकाव का खैर मकदम करते हुए स्टेट कैबिनेट मीटिंग में इनका मुजस्समा नस्ब करने के मंसूबे को सराहा और बतलाया कि ये मुजस्समा हल्के अंबरपेट में लगाया जाना चाहिए ताकि वहाँ के लैंड ग्रैबर्स को कुछ सबक मिल सके। इन्होंने आगे कहा कि सिर्फ इनके मुजस्समे से काम नहीं चलेगा, अगर इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम की तामीर भी की जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। इन्होंने इस मौके पर बदकम्मा की चहीती हुकूमत से शहर में एक बदकुम्मा कुंटे की तामीर का भी पुरजोर मुतालिबा किया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एमएलएज, मिनिस्टर्स की मांग थी महात्मा ज्योतिराव फूले का स्टैचू रखना चाहिए। ये भी सीएम ऑर्डर पास करे, कहाँ अच्छा जगह है वहां लगाओ। हम उनको मुबारकबाद देते, वो दिन पहले लगाना था। हम तो 8-10 साल पहले ही हमारे अर्जुन सिंह के साथ इनॉग्रेट करे अंबरपेट में, वही स्टैचू चल रहा था, वही इसको बर्थडे को आए थे सीएम, वो भी उसी जगह पे उन्होंने हार भी डाले और साथ ही साथ हम एक विनती करें, मोहम्मद आजम का एक्सेस लैंड है, उसमें गौतु लच्छन्ना का ऑडिटोरियम बनाने का काम शुरू करे। मगर गौतु लच्छन्ना जब आंध्र सेपरेट हो गया, वहां पर हम चाहते कि महात्मा ज्योतिराव फूले ऑडिटोरियम बनाने का। ये तीनों जगह भी बदकम्मा कुंटा हो, पॉलिटेक्निक के बाद उर्दू मीडियम तेलुगु की बात हो, महात्मा ज्योतिराव फूले ऑडिटोरियम, तीनों जगह भी मोहम्मद आजम एक्सेस लैंड पे सरेंडर कर दिया। इंदिरा गांधी लगाई थी, लैंड सीलिंग एक्ट आने के बाद ये खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब ये नए नए लोग गुमराह करने के वास्ते लैंड ग्राबर आ रहे, वो कब्जा करने को देखे, अभी तक हम वैसी है। और वो कब्जा करने के वास्ते कोर्ट में हमारे अभी इस वक्त, पहले टीडीपी में एमएलए था कृष्णा यादव, अभी टीआरएस में। चीफ मिनिस्टर चाहे तो 1 मिनट का काम है, अगर ऑडिटोरियम बनाएंगे तो गरीबों को फायदा मिलता, छोटे छोटे मीटिंग लगा सकते, लाइब्रेरी बन सकता और आवाम का फायदा होगा। पैसा बोले तो प्रिंट कर सकते हैं, मगर जमीन प्रिंट नहीं होता। तो इस वजह से चीफ मिनिस्टर साहब महात्मा ज्योतिराव फूले 18th सेंचुरी में पढ़े तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़े तो तुम्हारी भविष्य खत्म होगा। यही नहीं, महिला लोग भी पढ़ना चाहिए। सावित्री फूले के नाम पे पढ़ लिख के स्कूल अभी महिलाओं को खोल दिए थे। तो इतना बड़ा आदमी वही देख के बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु मान के पढ़ लिख के बैरिस्टर होके इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सीएम साहब, आप स्टैचू बना रहे, बड़ी बात है, हम दिली मुबारकबाद देते। साथ ही साथ 6 नंबर करें अम्बेडकर, हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले ऑडिटोरियम बनाएंगे तो उस पर 2 चीज का फायदा, गरीब लोग छोटे छोटे फंक्शन रख सकते, लाइब्रेरी रहता, आने वाले नस्ल को मालूम होगा महात्मा ज्योतिराव फूले क्या चीज था, कई को पढ़ो बोले, कई को आगे बढ़ो बोले, ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए। स्टैचू के साथ ये भी बनाना चाहिए। क्या स्टैचू के साथ ऑडिटोरियम भी 6 नंबर पे बनाना चाहिए। वो सरकारी लैंड है, मोहम्मद आजम सरकार को दे दिए सो लैंड है, अब वो भी कब्जा करने को देख रहे हैं। इसमें अगर बनाएंगे तो वीकर सेक्शन, स्लम एरिया में ऐसे नौजवान खवातीन पढ़ सकते। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना की स्टेट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर श्रीमती सत्यवती राठौड़ ने आज रियासत के देही तरक्याती मिशन पर एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें रियासत के कई आला अहदेदार, जज चेयरपर्सन शक्कर नायक, कलेक्टर कुमारी बिंदु, एडिशनल कलेक्टर जी टॉम, ZPTC वेंकटेश्वरलू, DSP नरेश कुमार वगैरह के साथ साथ बहुत सारे दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर बतलाया गया है कि CM KCR की क़ियादत में रियासत के सभी देही इलाकों को तरक्की दिलाने की मुहिम चलाई जा रही है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लिहाजा सभी की मेहनत से ये काम मुकम्मल हो सकता है और CM KCR के ख्वाब के मुताबिक सारे देही इलाकों को पूरे मुल्क में नुमाया मुकाम दिलाया जा सकता है। भारत की सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जानिब से आज बीजेपी के रियासती सदर दफ्तर श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन वाक़े हैदराबाद के MG रोड पर रियासती वक्फ उमूर के ताल्लुक़ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें TO नौशाद एडवोकेट, KM बेगम रियासत तमिलनाडु, हनीफ अली तेलंगाना, डॉक्टर दरख्शां अंदरादी कश्मीर और बीजेपी रियासती अक़लियती मोर्चा के सदर दियानत अली वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर TO नौशाद एडवोकेट ने बतलाया कि रियासत तेलंगाना के वक्फ की जायदादों की तबाही व बर्बादी की जिम्मेदार TRS पार्टी के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। इन्होंने कहा कि जुमला वक्फ की अराजियात रियासत तेलंगाना में 77,538 एकड़ थी, जिसमें से 57,423 अराजी पर हुकूमत के नाजायज़ कब्ज़ेजात वाक़े हो गए हैं और जो जुमला 33,929 वक्फ इदारों के तहत आती हैं। इन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद एक तारीख़ी इस्लामी इमारतों वाला शहर साबित हुआ था और अब ऐसे हालात में इसके बाकी रहने का भी खदशा ज़ाहिर हो गया है। इस मौके पर हनीफ अली मरकज़ी वक्फ काउंसिल मेंबर ने कूहे इमाम ज़मीन के तहत जो 500 एकड़ अराजी वक्फ थी उस पर भी सवाल उठाया और बतलाया कि उस पर भी नाजायज़ काबिज़ीन काबिज़ हो गए हैं और कूहे इमाम ज़मा पहाड़ के अतराफ व अकनाफ के अराजी को भी साबिक़ा MIM के MLC सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने शांताराम कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया है और इसके अलावा दीगर बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से नाजायज़ तौर पर लोगों को दे दिए जाने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। हिंदुस्तान में देश भर में वक्फ की इमलाक का अगर सही इस्तेमाल होता है और वक्फ की इमलाक का सही तरीके से अगर प्रोटेक्शन किया जाता है तो हमारा ये मानना है कि इस देश में कोई भी मुस्तहिक मुसलमान मुस्तहिक बाकी नहीं रहेगा। तकरीबन अभी तक हम 6 स्टेट्स का विजिट कर चुके हैं और 6 स्टेट में कर्नाटका, लक्षद्वीप, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 6 स्टेट्स में कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर आज तक सेंट्रल वक्फ काउंसिल का विजिट ही नहीं हुआ। जितने भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स आए हैं, कांग्रेस या और दूसरे भी जो गवर्नमेंट्स आए हैं, उन्होंने कभी भी वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन के लिए और वक्फ की इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सही काम अंजाम नहीं दिया। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इस देश में स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शन हुआ कि वक्फ प्रॉपर्टीज को इंटैक्ट किया जाए और उसका प्रोटेक्शन किया जाए। हमारे मरकजी वजीर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब इस विषय में पिछले 5 साल की गवर्नमेंट में और अभी भी
अनेक इकदाम, कई ऐसे इकदाम किए हैं जो शायद इस मुल्क में इससे कभी भी नहीं हुए, जिसमें जीआईएस मैपिंग का काम सारे मुल्क में हो रहा है और तेलंगाना स्टेट में अब तक 30% काम मुकम्मल हो चुका है। जीआईएस मैपिंग से जो प्रॉपर्टीज अभी हमारे पास बची हैं कम से कम वो इंटैक्ट हो जाएंगी, और जो इंक्रोचमेंट है उसका भी जीआईएस मैपिंग हो रहा है। उसके लिए भी वक्फ एक्ट में इतने कवायद हैं और इतने प्रावधान हैं कि हम अगर वक्फ ऑलवेज वक्फ 95 एक्ट जो है उसमें अगर वक्फ प्रॉपर्टी को खरीदता है और उसके पास अगर सेल डीड होती भी है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी स्टेट का होता है उसको इख्तियार है कि वो सेल डीड कैंसिल डायरेक्ट करवा सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। चुनाचे हैदराबाद में भी कुछ सेल डीड कैंसिल हुई हैं, याकूत चौकत में शनबख्श आशिफ खाना जो है वहां पर 2 प्रॉपर्टीज अभी कैंसिल हुए हैं, और पत्थरगट्टी पे भी एक प्रॉपर्टी सेल डीड के लिए कैंसिलेशन पे गई है। तो ऐसा काम चल रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए से, जैसा कि हमारे मुनव्वरी बेगम साहिबा हैं जो चेयरमैन हैं, एक सब कमेटी है हमारे पास वुमेन्स और एजुकेशन कमेटी, तो पिछले मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से पिछले 6 सालों में भारत को तबाही के दहाने पर ला देने के बाद आवाम को उलझा देने वाले सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स लाकर एक बहरान पैदा करते हुए अपने गढ़ों की जानिब से आवाम की तवज्जो हटाने में वो कामयाब होती नज़र आ रही है। और अभी मुतनाज़ा बिल के खिलाफ में तेज़ व तर्रार एहतजाज मुनज़्ज़म करने में मशहूर शहर हैदराबाद के मकीनों में आधार कार्ड्स की दहशत पैदा कर देने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इन बिल्स के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाली तंजीम जेएसी के एडवोकेट वलीउर रहमान ने मरकज़ी आधार अथॉरिटी की जानिब से एक शहरी को दिए जाने वाली नोटिस का खुलासा किया और हकीकत आवाम के रूबरू लाने की कोशिश भी की। जॉइंट एक्शन की तरफ से आज प्रेस मीट को बुलाया गया है, जिसमें आधार कार्ड की अथॉरिटीज़ ने जो नोटिस इशू करी है वो नोटिस को हम लोग आर्बिट्ररी, इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए हम आधार कार्ड की अथॉरिटी से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि और कौन से बेस पे आप लोग ये नोटिस इशू करें, और आप लोगों की अथॉरिटी क्या है, इसमें आप सिटीजनशिप प्रूफ करो बोल के डॉक्यूमेंट्स लाओ बोल के आप लोगों की वजह क्या है, और आप लोग यहाँ पे लीगल स्टे हो रहा है आदमी लीगल स्टे करो बोल के बोलने की आप लोगों को वजह क्या है, लीगल स्टे के डॉक्यूमेंट्स जो बोल के बोलने की वजह क्या है, आप इंडियन नेशनल है नहीं वो पूछने की आप लोगों को वजह क्या है, ये मालूम करना है। आप लोगों के सेक्शन 29 के हिसाब से अगर आधार कार्ड गलत है तो उसको डीएक्टिवेट करने के पावर्स है, लेकिन आप लोग यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स लाए और उसको प्रूव करो बोलने की आप लोगों को इख्तियारात नहीं है। लिहाजा एडवोकेट्स तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आप लोगों को वहाँ से डिमांड करते हैं कि इलीगल नोटिस को इमीडिएटली विड्रॉ कर ले, और बेवजह पब्लिक ऑलरेडी जो परेशान है, हिंदुस्तान के पूरे पब्लिक जो परेशान है, अवाम जो परेशान है, उन लोग एनपीआर, एनआरसी, सीए के मुताबिक आज फिर वो पब्लिक को, वो अवाम को आप लोग ऐसे नोटिस देके गुमराह मत करें और डराए मत। अगर खुदा न खास्ता कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, और उसके पूरी आप लोगों से हम लोग कॉम्पनसेशन भी वसूल करने की हम लोग पूरी इख्तियारात हम रखते हैं। और तेलंगाना एडवोकेट जॉइंट एक्शन कमेटी आप लोगों को वासे कर देती है कि इसके खिलाफ में, ये नोटिस के खिलाफ में हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे और आवाम को पूरी इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। मोहम्मद सत्तार खान मेरा नाम है, मैं रहता हूँ भवानी नगर तालाबकटा, और मेरे को ये लेटर आया आधार कार्ड ऑफिस से, और ये लेटर आए बाद मैं नॉट इंडियन बोल के है उसके अंदर, तो मैं परेशान होकर साफ़ करने गया। अब साफ जो भी है देख रहा
कौन से साहब के पास गया? मुजफ्फरुल्लाह खान साहब। क्या बोल के आया आपको लेटर? ये नॉट इंडियन बोल के लिखा हुआ है, उसमें फेक आधार कार्ड है बोल के आपका लिखा हुआ है। आपके घर के एड्रेस पे आया या कोई दूसरे घर के पर गया? नहीं, मैं जहाँ किराए से रहता था वहाँ के एड्रेस पे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद साहब करने गया, मैं साहब बात कर रहे थे, ये हो रहा है। फिर जहाँ पर आपको बुलाए थे वहाँ पर गए आप? कौन बुलाए थे? तो आधार कार्ड वाले जो बुलाए हाँ, थे। अभी वो कैंसिल कर डाले। आधार कार्ड पे किधर बनाए थे आप? आधार कार्ड में तालाब कट्टे में बनाया। तालाब कट्टे में बनाया? इसमें जाके बनाए थे गवर्नमेंट भी या गवर्नमेंट में जाके बनाया था, मैं लाइन में ठहर के बनाया था, लाइट का बिल लेके गया था। अच्छा, इधर था ये सेंटर किधर था आधार कार्ड का? ये उधर वाटा होटल की तरफ था जी। कांग्रेस आई के एमएलसी जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो 10वें पीआरसी की रिपोर्ट पर फौरी अमल करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर हर 5 साल में एक मरतबा नजरसानी की जाती है। पे रिवीजन कमीशन ने अपनी 10वीं रिपोर्ट पेश की एक अरसा हो गया, लेकिन हुकूमत ने ताहाल उसको कबूल नहीं किया और न ही अमल किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ताखिर के सबब अब 11वें पे रिवीजन कमीशन का वक्त करीब आ चुका है। एक सेकंड बोलो साहब। बोलिए। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो उन लोगों की जैसे कीमत बढ़ते रहते, हर 5 साल को उन लोगों की तनख्वाह जो है रिवीजन होना, ये तो उन लोगों की हक है सब। पीआरसी पे रिवीजन कमीशन हर 5 साल को। अब ये 10th पीआरसी जो है 30 जून 2018 को उसका पीरियड हो गए। अब नया पीआरसी जो है 11th पीआरसी 1 जुलाई 2018 से अमल को आना चाहिए। तकरीबन 20 महीने हुआ साहब। जो मई 2018 में पीआरसी कमीशन दाखिल करा था जनाब बिस्वाल के सदारत में, 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देना बोल के, जबकि 15 अगस्त 2018 में ये नया पीआरसी अमल आते बोल के समझे थे। तो 2015 18 अगस्त गुजर गए, 19 अगस्त 15 गुजर गए, अब तो 15 अगस्त आने वाले हैं। कल तक जो है जो पीआरसी कमीशन रिपोर्ट देने का 24 तक आते बोल के समझ रहे थे। उसका पीरियड डेडलाइन जो है 24 फरवरी तक था। कल जो है हुकूमत रियासत अचानक उसको दिसंबर 31 तक एक्सटेंड कर दिए सर। मतलब फिर आने वाली 10 महीने तक इन लोगों को कुछ मिलने के नहीं है। अपना बाजू ईपी जो है आंध्र प्रदेश और पीआरसी रिपोर्ट देर होने की वजह से 27% इंटीरियम रिलीफ दे रहे सर। यहां पे तो इंटीरियम रिलीफ ही नहीं है। ये तेलंगाना हुकूमत जो है, ये स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉय यूथ या एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये लड़के हासिल करे तो तेलंगाना है सर। जो लड़के हासिल करे तो तेलंगाना रियासत है आज जो है, क्या तेलंगाना एम्प्लॉय जो है ये दूसरी दर्जे की सिटीजन बन गए सर। फिर यहां पे तो श्रीनिवास गौड कोई एम्प्लॉयज यूनियन की लीडर के नाते नाम पे उन्हें तो एमएलए चुने और मिनिस्टर भी बने, पर कल तक उसकी जो 7 एम्प्लॉयज है जिनकी वजह से उन्हें आज ये ओहदा पाए, उन के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जब तक उन लोगों की हक तुम नहीं दिलवा सकते, तुम मिनिस्टर रहने का मॉरल्स नहीं है, बल्कि मैं बोलना चाहता हूं। मैं रियासत हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, डिमांड है, जैसे एपी गवर्नमेंट जगनमोहन रेड्डी जो उम्र में तुमसे छोटा है, तुम्हारा
बेटे की उम्र वाले हैं। उन्हें सीएम बनते ही जो चंद्रबाबू नायडू 20% दिए तो इन्हें 27% करे उसको। कम अज उसको देख के तो तुम सुधरो, कम अज कम वो जगनमोहन रेड्डी को देख के तो तुम सुधरो। मैं वही रियासत हुकूमत से मेरी डिमांड है, जो एम्प्लॉयज को जो पीआरसी देने का है वो इमीडिएटली देना। तब तक जो है जो एपी गवर्नमेंट जैसा 27% दे रहे इंटीरियम रिलीफ, वो इंटीरियम रिलीफ 27% है, यहां पे भी अमल करना बोल के मेरी डिमांड है। थैंक यू।